Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we are going to talk about the various types of companies and the business structures that we have to study in the chapter number 14 of the AFM component. ये जो 14th चैप्टर है, यहाँ पर हमें चैप्टर के बिगिनिंग में ही ये अलग-अलग तरीके के जो बिजनेस हैं एंड खास तौर पे जो कंपनीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद इस चैप्टर के अंदर आगे जा करके इन कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग किस तरीके से की जा रही है उसके बारे में भी स्टडी अ बिट मोर डिटेल. So first of all, in this very short video, let us introduce ourselves to the different types of business structure. तो सबसे पहले अगर बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में भी बहुत सारे अलग-अलग तरीके की बिजनेस स्ट्रक्चर्स को हम लोग अपनी लाइफ में देखते रहते हैं. जैसे कि कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस इनको बोल दीजिए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं, पार्टनरशिप्स हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आगे हम मॉड्यूल सी में when we talk about the financial management again we will study in a greater detail about these various types of business structures. लेकिन यहाँ पर उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं. तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन. ये कंपनी नहीं होती है, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो सिंगल पर्सन चला रहा है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी एक छोटी-सी शॉप ओपन करके उस शॉप में कोई भी सामान बेचता हूँ और ये शॉप का ओनर मैं ही हूँ. ऑल द थिंग्स दैट आई सेल इन द शॉप आई परचेज़ देम. ऑल द प्रॉफिट दैट आई अर्न फ्रॉम द शॉप दैट प्रॉफिट इज़ माय इनकम. तो ये सारी चीज़ इसको हम बोलेंगे एक सोल प्रोप्राइटरशिप है. ठीक है? एक बिज़नेस जिसका एक सिंगल ओनर होता है, एक पर्सन ओनर होता है. फिर आती है पार्टनरशिप. व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन्स दे कम टुगेदर अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू एन कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू गेट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. दो से ज्यादा लोग आपस में मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, एक एग्रीमेंट साइन कर लें, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, वो एक पार्टनरशिप बन जाएगी. ठीक है? इसी पार्टनरशिप का एक स्पेशल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वी विल सी इन द फ्यूचर. अभी हम आगे इसको देखेंगे. फिर आता है कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशंस आर बेसिकली कंपनीज जो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर करी जाती हैं. फिर आती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, अगेन अ स्पेशल टाइप ऑफ अ कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज मेंबर्स इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपिटल कंट्रीब्यूशन. फिर कुछ हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नॉन प्रॉफिट होते हैं, जैसे कुछ ट्रस्ट्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं. एंड दीज ट्रस्ट्स एंड सोसाइटीज दे आर वर्किंग नॉट टू अर्न अ प्रॉफिट बट बेसिकली टू डू सम काइंड ऑफ सर्विस टू द पीपल. ठीक है? तो जैसे बहुत सारी समाज सेवा करने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, तो वो भी एक तरीके का बिजनेस स्ट्रक्चर है. बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर अकाउंट्स, मेंटेन देयर अकाउंट्स. वो भी अपनी इनकम को, अपने खर्चों को मेंटेन करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को उनको भी हिसाब देना होता है. फिर आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगेन व्हिच आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव लॉज अक्रॉस वेरियस स्टेट्स इन आवर कंट्री. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो यूजुअली हैं, इनका प्रॉफिट कमाना भी ऑब्जेक्टिव होता है, बट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस कोऑपरेटिव, राइट? तो ये अलग-अलग तरीके के बिजनेस स्ट्रक्चर हो गए. अब आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग ध्यान समझ लेते हैं. पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप रन बाय अ सिंगल पर्सन होता है और इसका मतलब है कि जो भी इस बिज़नेस की प्रॉफिट होगा, जो भी इस बिज़नेस का प्रॉफिट होगा, दैट विल बी द प्रॉफिट और इनकम ऑफ द प्रोप्राइटर और द सोल ओनर. ठीक है? अब याद रखिए, जैसे ही ये बिज़नेस में सोल ओनर के अलावा, इसके एक सिंगल ओनर के अलावा कोई भी दूसरा पर्सन अगर ओनर बनता है, यानी कि थोड़ी भी 50-50 भी पार्टनरशिप हो जाती है या 90-20 90 और 10% की भी पार्टनरशिप हो जाती है, इफ एनी अदर पर्सन इज नाउ इन्वॉल्व इन द बिजनेस एंड इज कंट्रीब्यूटिंग मनी इनटू द बिजनेस, तो फिर ये सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगी, फिर ये इसको पार्टनरशिप का नाम दिया जा सकता है. ठीक है? और इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे, आप ये नहीं समझे, फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट अ बिजनेस और मैं उस बिजनेस के अंदर 3-4 लोगों को अपने एम्प्लॉयमेंट में रख लेता हूँ, तो भी इस बिजनेस का ओनर तो मैं ही हूँ, राइट? तो ओनर अगर सिंगल रहेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी. तो क्या कंपनी भी बन सकती है ऐसी? यस. अब कंपनी कैन आल्सो बी अ सिंगल ओनर कंपनी और वन पर्सन कंपनी. ठीक है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में और वन पर्सन कंपनी में डिफरेंस होता है. कंपनीज विल ऑलवेज बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. कोई भी आपका बिजनेस है, अगर आप उसे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसे सेटअप करते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, तब आपका जो बिजनेस है वो कंपनी माना जाएगा. और अगर अपने बिजनेस के आप सिंगल ओनर हैं, तो जैसे ही आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवा लेंगे, आपकी जो कंपनी है वो बन जाएगी वन पर्सन कंपनी, राइट? बट इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, देन योर कंपनी और योर बिजनेस इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. क्लियर हो गया? ठीक है? ये सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही है आपकी, अगर आपने रजिस्टर करवा लिया कंपनीज एक्ट में और आपने उसको कंपनी बनवा लिया, तो आपकी वन पर्सन कंपनी बन जाएगी. आपकी बिजनेस में एक से ज्यादा लोग और आ गए, तो आपका पार्टनरशिप बन जाएगा, राइट? इस पार्टनरशिप में दो मिनिमम मेंबर ऑब्वियसली दो होंगे और मैक्सिमम जो है 50 जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट.
वो 50 मेंबर्स का पार्टनरशिप के अंदर यूजुअली अलाउ करते हैं। और फिर आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर अनलिमिटेड पार्टनर्स होते हैं आपके, लेकिन हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, और अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल मेड बाय द डिफरेंट पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप। ठीक है। यूजुअली जो लॉयर्स हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स आपस में दो तीन लॉयर्स, दो तीन सीएस मिल करके दे ओपन अ पार्टनरशिप फर्म एंड दे ओपन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, सो दैट द लायबिलिटी ऑफ ऑल द फर्म पार्टनर्स इन द फर्म इट इज लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद कंपनी, कंपनी की मैंने आपको बात बताई, कंपनी क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करी जाएगी, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। अब कंपनीज को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन वेरियस बेसिस। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन कैसे हुई है कंपनी का। ठीक है। तो फॉर्मेशन के हिसाब से कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी हो सकती है। द कंपनी विच हैज बीन गिवन अ परमिशन टू बी ओपनड बाय अ मॉनर्क, कोई किंग या क्वीन किसी कंपनी को इजाजत देता है तो चार्टर्ड कंपनी बनती है। These companies they are not seen in today's times, but the companies which were opened during the 1800s or 1700s, those companies were chartered companies in Europe। ठीक है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ वेरी गुड एग्जांपल व्हिच केम टू इंडिया एंड स्टार्ट रूलिंग अस। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कैसे बनी थी, इसको ब्रिटिश किंग ने एक चार्टर दिया और उस चार्टर के बेसिस के ऊपर उन्होंने कंपनी बनाई। तो ऐसे पहले बनती थी, आजकल ऐसी कंपनीज बनती नहीं है। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चार्टर्ड कंपनीज, क्योंकि अर्लियर टाइम्स में व्हेन देयर वाज मोनार्की, जब राजा रानी हुआ करते थे, तो वो एक चार्टर देकर के कंपनी बनवा देते थे। लेकिन आज के समय बिकॉज द पार्लियामेंट इज देयर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, तो ये पार्लियामेंट के किसी लॉ से अगर कोई कंपनी बनती है तो उसको स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी एंड पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड लॉज टू मेक वेरियस कंपनीज लाइक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ये एक अलग से एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, LIC एक्ट, और उस एक्ट के अंदर एक कंपनी बनाई गई। ठीक है। इसी तरीके से आपका SBI है। SBI is also a bank, and this bank was when it was nationalized and converted from Imperial Bank of India to the State Bank of India, again an act was passed by the Parliament। Similarly बहुत सारे PSUs भी हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जो कि अगेन पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा बने, तो वो सारी स्टैट्यूटरी कंपनी होती है। ठीक है। रजिस्टर्ड कंपनी, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करके कंपनीज बनाई जाती हैं। और फिर कुछ फॉरेन कंपनीज हैं विच आर बेसिकली फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, बट आर उनकी कोई सब्सिडरी या उनका कोई पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। ठीक है। ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। देन ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप आल्सो यू कैन क्लासिफाई कंपनीज। अगर उसके ओनर प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं तो उसको प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, राइट। अगर उसके ओनर्स शेयर होल्डर्स पब्लिक में हैं तो उसको पब्लिक कंपनी बोलेंगे। मोस्टली दोस कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड देयर शेयर्स आर ट्रेडेड अमंग द जनरल पब्लिक, जैसे रिलायंस है, टाटा है, TCS है, इनके शेयर्स पब्लिक में भी ट्रेड होते हैं, तो पब्लिक के लोग भी इसके ओनर हैं, इसके शेयर होल्डर हैं, तो वो एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है। इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करेगा विद अ पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी। कई बार हम इंडिया में पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब हम समझते हैं द कंपनीज विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। लेकिन यहाँ पर पब्लिक कंपनी का मतलब वो नहीं है। पब्लिक कंपनीज वो हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं और उनके जो ओनर्स हैं उनके बीच में पब्लिक भी है, आम जनता भी, मैं और आप भी इनके शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनीज है जिसमें 50% से ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ऐसी कंपनी जिसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा शेयर्स या 50% ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, राइट। जैसे इंडियन ऑयल हो गया, हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, HCL हो गया, ये सब हमारी गवर्नमेंट कंपनीज है। फिर आती है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज। दीज आर दोस कंपनीज व्हिच आर ओन्ड बाय सम अदर कंपनी। ये वो कंपनीज है जो किसी और कंपनी के द्वारा ओन की जाती है। ठीक है। तो जैसे किसी एक बड़ी कंपनी की छोटी छोटी सब्सिडरीज होती हैं, तो दीज आर सब्सिडरीज, दीज आर सब्सिडरी कंपनीज और होल्डिंग कंपनीज, राइट। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पे हम कंपनीज को कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन तीन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। लायबिलिटी का मतलब सिंपल है। समझिए कि अगर कोई बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ एंड दिस बिजनेस ऑब्वियसली हैज वेरियस लायबिलिटी। ये बिजनेस जो है वो लोन लेता है बैंक से या लोन लेता है अपने क्रेडिटर से और अपना बिजनेस रन करता है और फिर उन लोन्स को रीपे करता है विद देयर इनकम, राइट। लेकिन कल को अगर मेरी कंपनी या मेरा बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट हो जाए एंड आई एम नॉट एबल टू रीपे द लोन्स दैट आई हैव टेकन, और आई एम सफरिंग हेवी लॉसेस एंड आई एम नॉट एबल टू रीपे द सैलरीज और द ड्यूज ऑफ माई एम्प्लॉइज,
तो क्या होगा कि जो ओनर्स होते हैं उनके ऊपर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ओनर्स को वो लोन वापस करने हैं या ओनर्स को जो भी ड्यूज उस कंपनी की तरफ से बचे हुए हैं वो पूरे करने हैं। तो यहाँ पर डिसाइड होता है कि ओनर की लायबिलिटी है कितनी। सो इन द कंपनी विच हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी दे हैव टू बी फुलफिल्ड बाय द ओनर्स। तो ओनर्स की पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है कंपनीज की सारी लायबिलिटी। तो कंपनी के ऊपर अगर 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, चाहे वो लोन्स है चाहे वो बाकी ड्यूज हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए सभी ओनर्स को मिलकर के देने ही देने होंगे, पूरे देने होंगे, ठीक है। और इसमें पर ओनर कोई लिमिट नहीं है, एक ओनर को 1 करोड़ रुपए भी देने पड़ सकते हैं अगर एक ही ओनर है तो, ठीक है। उसके अलावा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, हियर द ओनर्स व्हेन दे कम टुगेदर दे साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट और इन दिस एग्रीमेंट गारंटी मेंशन्ड होता है कि कितना कौन सा ओनर कितने परसेंट के लायबिलिटी को गारंटी कर रहा है। सिमिलरली लिमिटेड बाय शेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू होल्ड ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स होल्ड करते हो उसके बेसिस पे आपकी लायबिलिटी तय होती है। तो अगर आप कंपनी के 50% शेयर होल्डर हो तो इसका मतलब है कि जो भी कंपनी की लायबिलिटी और ड्यूज बचे होंगे उसका 50% आपको देना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज हाउ द लायबिलिटी इज डिसाइडेड, राइट। नाउ फीचर्स ऑफ अ कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इसके बाद ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी आइडेंटिटी ओनर की आइडेंटिटी से अलग होगी, इसके अकाउंट बुक्स अलग से मेंटेन किए जाते हैं फॉर द कंपनीज एंड दीज कंपनीज दे कैन आल्सो बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे कैन सू समवन एल्स आल्सो। तो कानून की नजर में कंपनी एक अपने आप में अलग से लीगल पर्सन होता है, ठीक है। वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, लीगल एग्रीमेंट्स में एंटर कर सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी के बिहाफ पे साइन किए जा सकते हैं, ठीक है जी। Now, the companies they are assumed to have perpetual succession. That is, if the owner or the shareholder of the company they die or they become insolvent or they वो bankrupt हो जाएं, personally bankrupt हो जाएं, तो भी कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती। कंपनी की एग्जिस्टेंस चलती रहती है और कंपनी की एग्जिस्टेंस या ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है टू सम अदर, राइट। सो इफ द ओनर इज डेड, द entire ownership of the company it will transfer to someone else. So that is again a perpetual succession, the property of a company. नेक्स्ट कॉमन सील होती है यूजुअली कंपनीज, हर कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट होता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि हर कंपनी का खुद का एक सील होना चाहिए, एक स्टैंप लाइक होना चाहिए which should be affixed on all important documents, although this is not mandatory कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे आप ये सील लगाएं। 2015 से पहले कंपनी के सभी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कंपनी जो अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स रिलीज करती है एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पे, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मीटिंग होती है उसके जो माइन्यूट्स रिलीज होते हैं, सब पे वो सील लगी होती थी। लेकिन अब वो मैंडेटरी नहीं है, 2015 के बाद से ये ऑप्शनल है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपकी जो सील है वो लगाना कंपनी में ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओनर और द शेयर होल्डर्स द लायबिलिटी विल बी डिसाइडेड। उसके बाद जो भी ओनरशिप है कंपनी का और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सेपरेट होना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट बोलता है। कंपनीज एक्ट कहता है कि ओनर जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के सारे डिसीजंस जो हैं उसको ओवरसी करते हैं, ओवरटेक करते हैं। तो एक तो सीईओ होता है कंपनी में, जो सीईओ है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वो एक ऑफिसर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का काम करता है एंड यूजुअली जो सीईओ है वो रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करता है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी बन गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन ये इलेक्ट कौन करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? ओनर्स दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यूजुअली इन द पब्लिक कंपनीज एज यू कैन सी the shares they are owned by hundreds and thousands of people, right? तो ये सभी लोग मिलकर के वोट करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ओवर ओवर द डेली ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी दे विल टेक द डिसीजंस, राइट। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी होती है, कंपनी के शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को अनलेस एंड अनटिल वो प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनीज वो होती हैं जिसके शेयर्स पब्लिक में ट्रेड नहीं होते, पब्लिक में फ्रीली उसके शेयर्स आप नहीं बांट सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं और मेरे 5 दोस्त मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पांचों दोस्तों के पास 20-20% का शेयर होगा कंपनी का। और अगर मेरा कोई फ्रेंड कहता है कि आई वांट टू ट्रांसफर माय 20% शेयर्स टू सम अदर पर्सन, तो अगर हम बाकी 4 फ्रेंड्स उसको अलाउ नहीं करेंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर बिकॉज आवर कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रेडेड अमंग द पब्लिक, राइट। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। फिर कंपनीज में लार्ज मेंबरशिप होती है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, अंबानीज, अडानीज, टाटाज, उनकी जो कंपनीज हैं वो उसमें करोड़ों शेयर्स हैं जो लाखों लोगों के पास होते हैं, ठीक है। तो ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट याद रखिएगा 7 है। अगर आपको अपने स्टॉक्स को लिस्ट करवाना है स्टॉक एक्सचेंज पे तो आपके पास एटलीस्ट 7 ओनर्स होने चाहिए, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये लिमिट है 2 to 200। अगर आपका एक ही मेंबर है तो वो तो 1 पर्सन कंपनी बन गई।
उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें 2 या 200 मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, ये हमारी एक लिमिट लगी हुई है प्राइवेट कंपनी के ऊपर, ठीक है? उसके अलावा मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कम से कम 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख रुपए आपको इनिशियली इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कंपनी। यू कैन स्टार्ट अ कंपनी विथ व्हाटएवर लिटिल अमाउंट यू कैन वांट। पहले ऐसी रिक्वायरमेंट रखी गई थी, लेकिन इसको अमेंड करके दोबारा से ये जो रिक्वायरमेंट है इसको हटा दिया गया है। याद रखना, कोई भी मिनिमम मनी कितनी आपको देनी चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर सेटअप नहीं है, ठीक है? उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज अ कंपनी, अगेन अ कंपनी का टाइप है जहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन दैट दे हैव मेड। इसमें डिफरेंसेस आप देख लीजिए, दिस साइड इज द पार्टनरशिप एंड दिस साइड is your limited liability company, and I have listed the differences here. These differences are very important to remember. इसके ऊपर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, तो ध्यान रखिए। पहले तो पार्टनरशिप जो है, इट इज इजी टू फॉर्म बिकॉज देयर आर लेस regulations and less documentation, less formalities. लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जब आप बनाते हो, कंपनी जब भी आप बनाएंगे, तो आप समझिए कंपनी बनाने का मतलब है कि इसको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और इस एक्ट की और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हो, चाहे अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने की रिक्वायरमेंट्स हो, ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट्स हो। ये सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विल बी डिफिकल्ट एंड मेनी फॉर्मेलिटीज विल बी इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है? उसके बाद पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी बनवा रहे हो तो मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट में इसको रजिस्टर करवाना ही करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं पार्टनरशिप में, मैक्सिमम इसका नंबर 50 सेटअप किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन 100 सेटअप किया गया है इन योर पार्टनरशिप एक्ट। तो इस वजह से अलग अलग केसेस में, जैसे बैंकिंग बिजनेस करने के लिए अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है, तो मैक्सिमम नंबर 10 तक कैप कर दिया गया कि मैक्सिमम 10 लोग रहेंगे अगर आपको बैंकिंग सर्विस देने के लिए पार्टनरशिप बनानी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल विच कैन बी इन्वॉल्व इन अ पार्टनरशिप, दैट इज लिमिटेड, राइट? लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट दैट नंबर इज लिमिटेड एट 50। ऑलराइट, अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात करूं, तो यहाँ पर मिनिमम 2 हैं और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं अगर वो प्राइवेट है, और अनलिमिटेड हो सकते हैं अगर वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की इन द पार्टनरशिप फर्म, लेकिन कंपनीज में वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में परपेचुअल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कंपनीज में परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर शेयर होल्डर्स डेथ हो जाएगी तो भी कंपनी रन करती रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप्स में अगर एक भी पार्टनर की डेथ हो जाए तो वो पार्टनरशिप वहां पर डिसॉल्व हो जाती है। फिर आपको दोबारा से उस पार्टनरशिप को खड़ा करना पड़ेगा, दोबारा से एक नया एग्रीमेंट साइन होगा इन बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स, राइट? शेयर इन द पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि अगर 4-5 लोग में एक पार्टनरशिप में है और उसमें से एक पार्टनर किसी दूसरे पर्सन को अपना शेयर्स या पार्टनरशिप ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो अब सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ऑल द पार्टनर्स दे शुड एग्री कि कोई नया पार्टनर कंपनी में आएगा या नहीं आएगा, राइट? कंपनीज के पार्टनरशिप में, कंपनीज के अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो फ्रीली कोई भी नया ओनर बन सकता है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट? लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल होता है पार्टनरशिप के ऊपर, बहुत कम कंट्रोल है गवर्नमेंट का, लेकिन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो काफी स्ट्रिक्ट रहता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। नाउ आंसर मी दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी? जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर नहीं है। इट हैज एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, common seal is mandatory to be fixed on all important accounts, members liability is limited and it has perpetual succession। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो लीगल स्टेटस उनका इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। मेंबर्स की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है कंपनीज के अंदर, एंड परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, लेकिन कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी टू बी फिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इट इज नाउ ऑप्शनल, राइट? अर्लियर इट वाज मैंडेटरी बट नाउ इट इज ऑप्शनल। So that is all that we had to discuss about this particular topic। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हम और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स जो एफएम कंपोनेंट के आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, मजा आया, समझ में आया जो मैंने चीजों को बताया आपको, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।